गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 क्लास 9 की आपके चल रही थी कौन सा साइंस की क्लास, जिसके अंदर अपन 9th क्लास के साइंस के अंदर अपन पढ़ रहे थे। आपके चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपने। कौन सा चैप्टर? क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब शुद्ध हैं तो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि विलयन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं। इसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे। और कल की क्लास में अपन ने पढ़ी थी इसकी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियां पढ़ी थी। जैसे कि एक पदार्थ है, प्रकृति से अपन कोई भी चीज़ प्राप्त होती है तो वो क्या होती है, एकदम शुद्ध नहीं प्राप्त होती है अपन को। उसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अशुद्धियाँ मिली हुई होती है। तो उन अशुद्धियों को सही लिख दे रहा हूँ थोड़ा। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, उन अशुद्धियों को पृथक करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। मतलब अलग अलग प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई होती है तो उनको अलग शुद्ध करने की विधियाँ पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर 3-4 विधियाँ पढ़ी थी। पहले तो अगर आप पहले पढ़ा था अपन ने कि अलग अलग रंग की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको कैसे शुद्ध किया जाता है ना। जैसे अब पहले पढ़ा था अपन ने स्याही के अंदर कितना जल है उसको शुद्ध करना, प्योर सही रखना पीछे, है ना। वाष्पीकरण के द्वारा उसको गर्म करने की विधि के आधार पर पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद में दूसरी विधि कल पढ़ी थी अपन ने, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, दूध से क्रीम निकालना। दूध से क्रीम निकालने की विधि पढ़ी थी, अपकेंद्रण विधि, है ना, अपकेंद्रण विधि। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अघुलनशील द्रव, जैसे जो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील एक दूसरे में घुलते नहीं है पूर्णतया, तो उनको अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग किया जाता है, पृथक्कारी कीप के द्वारा। जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था जल के अंदर क्या घुला हुआ था, केरोसिन, ये सारी चीज़ें घुली हुई थी। तो इसको अलग करने की विधि अपन ने कल बात की थी। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे आपके ये जल में केरोसिन, तीसरी विधि हो गई। फिर उसके बाद में चौथी विधि पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या होता, उद्रुपातन के द्वारा किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। उद्रुपातन विधि के द्वारा, जिसके अंदर नमक, अमोनियम क्लोराइड और नमक के विलयन को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है दोनों। तो उद्रुपातन विधि के अंदर अपन ने कल बात कर ली थी कि ठोस पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो वो सीधे वाष्प या गैस में परिवर्तित होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उद्रुपातन कहते हैं। बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना, वो आपके उद्रुपातन की विधि होती है। इनके बारे में 4 विधियां कल पढ़ ली थी। आज अपन इसके आगे एक और विधि पढ़ेंगे, 2-3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर अपन पहले विधि काम में लेंगे। अपन पृथक्करण के अंदर सबसे पहली विधि लेंगे अपन, जिसके अंदर बात कर रहे हैं अपन क्रोमेटोग्राफी विधि की। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, शब्द से पहले तो क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके आगे क्रोमेटोग्राफी का अर्थ होता है आपके, क्रोमेटोग्राफी लिख देता हूँ मैं पहले आपके, क्रोमेटोग्राफी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी है, ये क्या आपके ग्रीक भाषा के क्रोमा शब्द से ली हुई है। किस शब्द से? ग्रीक भाषा के क्रोमा शब्द से ली हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आपके रंग। क्रोमा का अर्थ क्या होता है आपके रंग। तो ये विधि किसके काम आएगी, आपके रंगों में विभेद करने के लिए। तो ये विधि आती है आपके रंगों को पृथक करने की काम आती है, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार से करते हैं अपन, इसका एक एकदम एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, और ये क्या कैसे कार्य करती है। तो इसका उपयोग क्या होता है आपके, इसका उपयोग होता है आपके रंगों के ऊपर तक अलग अलग कुछ में रंगों के अंदर कितना जल है, कितनी अशुद्धियाँ हैं, किस किस एक कलर के अंदर कितने रंग मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। तो रंगों के घुले हुए
रंग घुले हुए को पृथक करने की विधि है ये, ध्यान रखें, रंगों के पृथक करने की विधि है। तो इसको अपन अब पढ़ते हैं। तो ये नाम तो आ गया समझ में। क्रोमेटोग्राफी किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का क्रोमा शब्द से ली हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है आपके रंग, जिसका अर्थ होता है आपके रंग या कलर, ध्यान रखें। अब इसके अंदर क्या है विधि, ये है आपके काम किसके लिए अपन ले रहे हैं इसको, इसके लिए अपन ले रहे हैं काली स्याही में क्या रंग हो सकता है। जैसे एक काले रंग की, जैसे एक मार्कर चल रहा है आपके काले रंग का, तो काली स्याही के अंदर कौन कौन से कलर मिले हुए हैं, उसके अंदर कौन सा डाई एक ही रंग है या उसके अलावा कुछ है, तो उसको अपन कैसे करें कि जैसे अपन ने इसको करने के लिए छोटा सा प्रैक्टिकल है वो देखते हैं कि जैसे अपन ने एक पतले से छनक पत्र लिया, छानक पत्र होता है प्रयोगशाला के अंदर, एक छोटा सा ये पतला सा कागज़ ले लिया अपन ने, ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा लिया, छनक पत्र का एक टुकड़ा, और उसके अंदर अपन ने क्या किया, पेंसिल से एक लाइन खींच दी यहाँ पे, जैसे एक लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे पेंसिल से। अब इस लाइन के ऊपर क्या किया मैंने, एक काले रंग की स्याही का जो अपने पास में स्याही मिली हुई है उसका एक बिंदु लगा दिया यहाँ पर, जैसे ये कलर लग का बिंदु लगा दिया, ठीक है। अब इस बिंदु को क्या करें अपन, इस बिंदु से अपन कर सकते हैं कि इस काले रंग का जो स्याही है, फिर उसके अंदर अपन ने लिया एक जल की गिलास ली या फिर एक बीकर लिया, यहाँ पे ये बीकर ले लिया मैंने, और उसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा जल डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से पानी डाल दिया मैंने, और पानी डालने के बाद यहाँ तक डाल दिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, जो ये छनक पत्र है इसको इसके अंदर डाला और इतना सा डुबोया, हल्का सा ये ऐसे अंदर डाल कर हल्का सा ऊपर रखा, इसको जल से हल्का सा ऊपर रखा, और जिससे ये लाइन है तो ये यहाँ पर है, ये काले रंग की स्याही है ना, ये यहाँ पे है, और इसको एक किसी की सहायता से पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। और जैसे जैसे ये जल है ये छनक पत्र के ऊपर से जैसे जैसे चढ़ता जाएगा तो अपन देखेंगे कि ये जो काला रंग है ये क्या होगा आपके, ये भीगने के बाद में धीरे धीरे अलग अलग कलरों में ऐसे ऐसे बदलता जाएगा। तो ये विधि क्या कहलाती है आपके, क्रोमेटोग्राफी, मतलब प्रयोगशाला के अंदर आप देखोगे तो होगी ये क्रोमेटोग्राफी की विधि। तो समझ में आई आपके कुछ कि एक कागज़ लिया, ये क्या है, एक छनक पत्र है, छनक पत्र लिया अपन ने, इसके ऊपर ये क्या लगा दिया अपन ने, काले रंग की स्याही लगाई कि एक बिंदु बनाया, काले रंग की स्याही का एक बिंदु बनाया, और इसको अपन ने किस में डाल दिया आपके, ये आपके कोई कांच की परखनली या फिर ले लो, या फिर आप क्या ले लो, बीकर ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, ये इसके अंदर छनक पत्र रखा अपन ने, ठीक है, और ये आपके स्याही का डिब्बा हो गया, और ये आपके इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, ये आपके स्याही का धब्बा है, और यहाँ पे इसके अंदर नीचे भर दिया अपन ने जल, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पकड़ते हैं तो ये बूंद क्या होगी, नीचे नीचे कलर छोड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन जो इस काली स्याही के अंदर घुलनशील द्रव है, घुलनशील जो भी कलर था उस कलर को, घुलनशील कलर को किस में परिवर्तित कर दिया, आपके अलग अलग रंगों में परिवर्तित कर दिया। घुलनशील जो रंग थे वो क्या होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बनते जाएंगे घुलनशील कलर को। ये विधि किसके लिए काम आती है, रंगों में विभेद करने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, रंगों में विभेद करने में काम में लेते हैं अपन कौन सी विधि को, क्रोमेटोग्राफी को। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, रंगों में विभेद करने की विधि कौन सी है। तो अपन ने अब इसके अंदर क्या है, जो जल है वो जल तो क्या कार्य करेगा आपके, जल तो होगा आपके, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा विलय के रूप में, और स्याही है वो क्या है आपके, विलय के रूप में, ध्यान रखें ये, ठीक है। तो ये छनक पत्र के ऊपर दिशा में जैसे ये जल ऊपर चढ़ेगा तो ये कलर स्याही भी क्या होगी, ऊपर की दिशा में धीरे धीरे बदलती रहेगी। तो ये तकनीक क्या कहलाती है आपके, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी क्या कहलाती है, ये विधि क्रोमेटोग्राफी, ध्यान रखें, ये विधि कहलाती है आपके क्रोमेटोग्राफी। और किस भाषा से लिया हुआ है आपके, क्रोमा शब्द कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, और जिसका अर्थ क्या होता है, रंग, ये ध्यान रखें आप, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और ये विधि काम में क्या आ सकता है, अब इसके अनुप्रयोग की बात करें अपन तो अनुप्रयोग के अंदर पढ़ें
तो है आपके अनुप्रयोग, उपयोग या अनुप्रयोग कुछ भी कह सकते हैं अपन इसके। इस विधि के अनुप्रयोग की बात करें तो ये विधि है आपके काम आएगी किसके अंदर, पहले तो रंगों को पृथक करने में, फिर दूसरी इसका उपयोग है आपके प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में काम में आती है, पृथक करने में। इसके अलावा आपके नंबर 3 है, इसका उपयोग है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। जो ब्लड होता है अपना ही, रक्त से जो कुछ नशीले पदार्थ कुछ लेते हैं तो उनको नशीले पदार्थों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। किस विधि, पृथक करने में, ये विधि आपके उपयोग। ये तो हो गई आपके क्रोमेटो, 5 विधियां पढ़ ली अपन ने। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगली नंबर 6 विधि, जो पाठ का नाम ही है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है तो उनको शुद्ध करने की विधियां अलग, घुलनशील। तो अगला है आपके पृथक करने की विधियों के अंदर 2 घुलनशील, पहले पढ़ा था 2 अघुलनशील द्रवों को ना, अब पढ़ रहे हैं घुलनशील। अघुलनशील का अंदर किसका उदाहरण पढ़ा था अपन ने, जल और केरोसिन, जो दोनों क्या होते हैं, कभी भी आपने घर पे, कल में मैंने बोला भी था केरोसिन आपके घर पे है, जल आपके, उसको आप बोल के देख लेना, दोनों अलग अलग परतों में दिखाई देंगे, जल नीचे हो जाएगा, ऊपर केरोसिन, तो इस प्रकार से अलग अलग दिखाई देंगे, वो तो अघुलनशील। अब बात कर रहे हैं अपन घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, किसके अंदर, घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें, कैसे पृथक कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ें, कर सकते हैं, इसके बारे में। जो घुलनशील द्रव है उनको पृथक कैसे करें। अब घुलनशील द्रव का उदाहरण है आपके, इनको अलग किया जाता है आपके किस विधि के द्वारा, ये विधि होती है आपके आसवन विधि के द्वारा, आपको इसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आसवन विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। और आसवन विधि किसके अंदर काम आती है, जिनके अंदर क्या हो, घुलनशील पदार्थ आपके, एक तो होती है आसवन, कल भी पद बताया था मैंने आपको कि हम आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे, एक होती है आपके प्रभाजी आसवन, दोनों में। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रभाज स्तंभ का उपयोग करते हैं अपन, किसका, प्रभाज स्तंभ का, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो घुलनशील द्रवों का एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्रियाकलाप जिसके अंदर क्या क्या घुलनशील है बात करते हैं पहले, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। घुलनशील द्रव के अंदर अपन लेते हैं आपके एसीटोन और जल। एसीटोन जो आपके प्रयोगशाला में मिल जाएगा, तरल अवस्था में होता है, हाथ में लेने पर बहुत ठंडा लगता है, देखना आप, है ना। क्या है, घुलनशील द्रव जो एकदम जल के अंदर डालने पर घुलनशील हो जाता है और एकदम पूरी तरह घुल जाता है। तो एसीटोन और क्या लिया अपन ने, एसीटोन और जल, एसीटोन प्लस जल, इन दोनों को अच्छे से घोल दिया, एसीटोन व एसीटोन और जल, इन दोनों को का जल का मिश्रण है। अपन को दिया हुआ है कि इनको जो एसीटोन और जल का मिश्रण है, मिश्रण को आपको पृथक करना है, मिश्रण को पृथक करना है। तो अपन इसको कैसे पृथक करेंगे, इसके लिए विधि कौन सी उपयोग में लेंगे, पृथक करने के लिए विधि लेंगे अपन आसवन विधि काम में लेंगे, आसवन विधि, ठीक है ना। अब आसवन विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसके घुलनशील द्रवों को क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूँ, किताब में बना हुआ है आपके, जैसे एक बिग फ्लास्क आता है, इस प्रकार से उस फ्लास्क के अंदर अपन डाल दिए, दोनों तरल पदार्थ डाल देते हैं अपन इसको अंदर, और तरल पदार्थ इसके अंदर डाल दिए, मान लो एसीटोन और जल का ये घुलनशील मिश्रण है। अब इसको क्या कर दिया, एक चनकपत जाली होती है उसके ऊपर रख दिया अपन ने, और ये स्टैंड लगाकर इसके नीचे लगा दिया अपन ने बर्नर, जो बर्नर चल रहा है ये, ठीक है ना, बर्नर है ये आपके
स्टैंड है, ठीक है। और इसको अपन ने एक पकड़ लिया आपके किसकी विधि के द्वारा, इससे ऐसे पकड़ लिया, और इसके अंदर अपन ने डाल देते हैं एक थर्मामीटर डाल देते हैं यहाँ पे, ये थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। थर्मामीटर क्या काम आता है पता है सभी को, तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर क्या काम आता है आपके, तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के उपयोग में, है ना, ध्यान रखें ये चीज़। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए। इस प्रकार से लगा के ये थर्मामीटर लगा दिया, इसके अंदर पाठ्यांक होता है वो नोट कर लेते हैं, और बाकी जगह को कॉर्क से पैक करके अब यहाँ पे से ये स्टैंड है और यहाँ पे एक छेद करके इसके अंदर लगा देते हैं आप एक पतली सी कोई नली, जिसके द्वारा आश्वित होकर जल वाष्पीकृत होकर जल क्या होगा आपके नीचे के पदार्थों में चला जाएगा, नीचे के पदार्थों में चला जाएगा। और यहाँ पे अपन रख देते हैं कोई बीकर, जिसके अंदर जो आश्रित होकर पदार्थ आएगा एसीटोन तो क्या जाएगा इसके अंदर अलग हो जाएगा। और इसके ऊपर एक शीतलक नली लगा देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इधर से तो जल डालते हैं, इधर से जल बाहर निकल जाता है। तो ये इस प्रकार से अपन करते हैं। ये विधि क्या कहलाती है आपके, आसवन की विधि, जिससे ये एसीटोन और जल का मिश्रण है। क्या है ये, जल प्लस एसीटोन, एसीटोन का मिश्रण है जल और एसीटोन का। अब इसको बर्नर है, ये क्या है आपके बर्नर है, ये आपके क्या है थर्मामीटर है, ये बीकर है, इसके अंदर आपके इकट्ठा होना, इसको अपन गर्म करेंगे जैसे जैसे, तो ये भाप बनकर एसीटोन क्या होगा इस नली में से इसके अंदर से आ जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या टेम्परेचर है वो अपन कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो थर्मामीटर से माप लेंगे, ठीक है। ये जो गर्म करते रहेंगे, इसको भाप देते रहेंगे बर्नर के द्वारा। तो जो ये शीतलक है, ये क्या आपके शीतलक का कार्य करता है। शीतलक क्या करते हैं, ये जैसे ये एसीटोन भाप बनकर आएगा तो सीधे ये एकदम यहाँ पर ठंडा हो, यहाँ से गर्म पदार्थ आ रहा है भाप बनकर, ठंडा होने पर क्या हो जाएगा वो वापस द्रव में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा द्रव में। शीतलक का कार्य क्या है, वाष्प को द्रव में बदलना, वाष्प को द्रव में बदलने का कार्य हो गया। तो वाष्प द्रव में बदलने के बाद में ये आपके इसके अंदर एसीटोन जमा होने लग जाएगा। क्या जमा हो जाएगा इसके अंदर, एसीटोन जमा हो जाएगा। तो ये विधि कहलाती है आपके आसवन की विधि। कौन सी विधि है ये, आसवन विधि के द्वारा किन पदार्थों को अलग किया जाता है, घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। ध्यान रखें, घुलनशील द्रवों को किसके द्वारा, आसवन की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधि है यह आसवन विधि, तो ध्यान रखें। अब आसवन विधि के अलावा इस विधि को तो अपन क्या कहेंगे, 10 बार बता दिया मैंने आपको, आसवन। अब इसका उपयोग तो वैसे तो मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है, लेकिन जो विघटित होकर उबलने के बाद में क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। अब देखो आगे, इनके क्वथनांकों में अधिक अंतराल होता है। क्वथनांक की परिभाषा कल बताई थी मैंने आपको कि क्वथनांक किसे कहेंगे अपन, क्वथनांक किसे कहेंगे कि वह ताप जिसके ऊपर कोई द्रव पदार्थ किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है। इसके अंदर आसवन विधि पढ़ी। अब आसवन विधि के अलावा प्रभाजी आसवन विधि, आसवन विधि के द्वारा तो घुलनशील द्रवों को गर्म करके उपयोग में कर सकते हैं। अब अगली विधि आपके तो प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, इसके अंदर क्या काम करते हैं अपन प्रभाजी आसवन विधि के अंदर, देखो इसके अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक, कल भी बताया था प्रभाजी आसवन विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी विधि के अंदर काम में लेते हैं, किसके अंदर अपन पेट्रोल डीजल इनको शुद्ध करने, पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने में काम में लेते हैं। तो घुलनशील 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जो क्या होते हैं, कच्चा तेल निकलता है वो, उसके अंदर खूब सारी अशुद्धियाँ, खूब सारे पदार्थ घुलनशील होते हैं। तो घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, क्वथनांकों का अंतर कितना होना चाहिए, कम से कम 25 केल्विन से कम, 25 केल्विन से कम होता है
के का मतलब क्या है? केल्विन। केल्विन क्या है? एक तापमान मापने का पैमाना है। क्या है? तापमान मापने का पैमाना है। कौन? केल्विन। इसके अलावा एक और होता है सेल्सियस, बताया था ना, सेल्सियस। और पैमाना कौन सा होता है? र्यूमर, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, र्यूमर। इसके अलावा एक और होता है आपके फ़ारेनहाइट। ये 4 क्या हैं? पैमाने हैं। किसको मापने के? तापमान मापने के। तो जिसका अंतर कम से कम 25 केल्विन होता है, 25 केल्विन कम से कम होता है, से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने में, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं अपन। आगे बात समझ में? का प्रयोग करते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं अपन? जिनके अंदर कम से कम कितने? 25 केल्विन से कम अंतर होता है। केल्विन का पैमाना होता है आपके 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और 273 केल्विन बराबर होता है आपके 0 डिग्री सेल्सियस। 0 के अंदर अगर अपन 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 283 डिग्री केल्विन। आगे बात समझ में? तो ये आता है आपके केल्विन के अंदर। तो कम से कम 25 केल्विन का अंतर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं हम। और प्रभाजी आसवन, आगे बात समझ में? 2 या 2 से अधिक, जिसके अंदर 2 या कितने भी अगर घुलनशील द्रव्य हैं और जिनके क्वथनांक अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो इसके लिए अपन उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब भी देखेंगे अपन प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार से होता है। और प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है आपको साधारण थे किसके अंदर इसका उपयोग होता है? उपयोग होता है इसका आपके पेट्रोलियम उत्पादों के अंदर। पेट्रोलियम उत्पादों के अंदर इसका उपयोग करते हैं अपन। किसका? प्रभाजी आसवन विधि का को पृथक करने के लिए। और साधारण आसवन विधि, इसका उपकरण भी क्या होता है आपके? उपकरण साधारण आसवन विधि के अंदर ही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा में क्या होता है? इसका प्रभाज स्तंभ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रभाज स्तंभ होता है, जिसका अपन उपयोग करते हैं। प्रभाज स्तंभ एक नली होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? एक ये इस प्रकार का होता है प्रभाज स्तंभ। ये एक नली जैसा ही होता है प्रभाज स्तंभ, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? शीशे के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं इस प्रकार से। इसको अपन बोलते हैं प्रभाज स्तंभ। पेट्रोलियम उत्पादों के तो बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए होते हैं, जैसे अपने राजस्थान में पचपदरा के अंदर ये इसको शुद्ध करने का संयंत्र चल रहा है, कच्चे तेल से पेट्रोल को शुद्ध करने का। पेट्रोल के अंदर क्या होता है? ये इस प्रकार की विधि होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग, जैसे सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है? इसके अंदर जो पेट्रोल होता है तो वो इसके अंदर जाके जमा हो जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। उसके नीचे क्या जमा हो जाता है? आपके डीजल जमा हो जाता है। अलग अलग क्वथनांक होते हैं इनके, अलग अलग क्वथनांक पर अलग होते जाते हैं। और नीचे क्या होते हैं? इसको गर्म करते जाते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियों के द्वारा गर्म करते हैं। और इसके नीचे आपके जैसे डीजल के नीचे आपके केरोसिन जमा होने लग जाता है, ठीक है। केरोसिन के नीचे आपके वेसलिन वगैरह, ठीक है, वेसलिन। इसके अलावा आपके और आपके सबसे नीचे जो बच जाता है उसके अंदर आपके कोल तार, जो अपन सड़क निर्माण में काम में लेते हैं ना, वो सड़क निर्माण में डामर आता है ना काम में, तो उसका उपयोग वो पीछे रह जाता है। तो प्रभाजी आसवन विधि का इस प्रकार के उपयोग होता है। आई बात समझ में? सबसे अच्छी क्वालिटी पेट्रोल, डीजल, वेसलिन, कोलतार, गैसलिन, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रभाजी, ये पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। तो प्रभाज स्तंभ आसवन विधि के अंदर ही होता है, लेकिन ये एक इसके अंदर ये क्या होते हैं? आपके शीशे के गुटके होते हैं। शीशे के क्या होते हैं? गुटके होते हैं, जिनका उपयोग अपन गुटकों से भरी हुई होती है और जो वाष्प को ठंडा एवं संघनित करने प्रदान करते हैं। इस शीशे के गुटकों का क्या कार्य? आपके वाष्प को ठंडा करना, मतलब जो वाष्प में बना हुआ पदार्थ है, वाष्प को ठंडा करना
और उसको वापस किस में, द्रव में बदलना। द्रव मतलब संघनित करने में काम में आता है, ध्यान रखें। ये इसका एक बार उपकरण का चित्र बना के बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से होता है। प्रक्रिया वही है, सेम ही। ये एक आपने ले लिया क्या, जैसे मैंने ये एक ले लिया आपके फ्लास्क, ठीक है ना। ये इस प्रकार से फ्लास्क लिया, पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है, और जिसे नीचे ये आपने स्टैंड बना दिया मैंने, और स्टैंड के नीचे आपके लगा दिया बर्नर, जिसके द्वारा ये आग दी जाती है इसको, ठीक है। और ये बर्नर है और ये आपके स्टैंड, और इसको मैंने खड़ा कर दिया एक पास में कोई तिपात स्टैंड के द्वारा, जो इसको सीधा खड़ा रखता है, ठीक है, सीधा खड़ा रखता है इसको। फिर इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं अपन प्रभाज स्तंभ को, यहाँ पे लगा दिया अपने प्रभाज स्तंभ। इसके अंदर ये गुट के टुकड़े बने हुए होते हैं शीशे के, जो इसको ठंडा करने का कार्य करते हैं। ये द्रव डाल दिया मैंने, घुलनशील द्रव इसके अंदर। ये तो छोटा प्रक्रम बता रहा हूँ मैं, और ये उपयोग के अंदर। और फिर इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं आपके थर्मामीटर लगा देते हैं पतला सा, और ये इसको कॉर्क लगा कर पैक कर देते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर छेद करके फिर ये क्या आते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और वही प्रक्रिया इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है वो शीतलक वाला पदार्थ, और इसके नीचे यहाँ पर अपन ने बीकर लग देते हैं, जो शुद्ध होकर पदार्थ अलग अलग वाष्पित होकर इसके अंदर जमा होने लग जाते हैं, और ये आपके शीतलक के रूप में। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्रभाज स्तंभ। ये आपके हो ही गया फ्लास्क, ठीक है। ये आपके बर्नर, ये स्टैंड, ठीक है, ये शीतलक, ये थर्मामीटर, ठीक है। इसके अलावा ये आपके बीकर हो गया, ठीक है, और ये आपके स्टैंड हो गया। ये इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। और ये आपके जल संयंत्र हो गया। तो ये हो गया प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। किसको अध्ययन अलग करने के लिए सबसे उपयोगी है, पेट्रोलियम के उत्पादों को अलग करने में उपयोग करती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। ये सारे उत्पाद इसी के हैं, पेट्रोलियम के। तो मिटा दूँ ये सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी। क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद में आसवन विधि, फिर उसके बाद में प्रभाजी आसवन विधि। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा और एक विधि है आपके, वायु में गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए। गैसों के मिश्रण को भी अलग करने के लिए खूब सारी विधियां दी हुई है। वायु के अंदर गैसों को पृथक करने की विधियां दी हुई है, जिसके अंदर बात करें अपन तो वायु से गैसों को अलग करने के लिए आपके एक छोटा सा प्रोग्राम है अगला, फिर उसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायु के अंदर अपन को पता है, अपने वायुमंडल में खूब सारी गैसें क्या है, घुलनशील होती है ना। वायु के अंदर खूब सारी गैसें घुलनशील है। वायुमंडल के अंदर जैसे अपने नाइट्रोजन होती है, कितने प्रतिशत सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है आपके नाइट्रोजन, कितने प्रतिशत तक है आपके नाइट्रोजन, 78% तक है ना। नाइट्रोजन होती है आपके 78.1%। इसके अलावा आपके ऑक्सीजन होती है कितने प्रतिशत तक, 20.9% तक। इसके अलावा आपके खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, CO2 है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है। इस प्रकार से खूब सारी गैसें, अक्रिय गैसें, खूब सारे गैसों का जल वाष्प के रूप में वगैरह पाई जाती है। तो इन मिश्रण वाली गैसों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है, तो इनके अंदर भी क्या होती है, आपके अलग करने की विधि होती है आपके प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इनको पृथक किया जाता है। तो वायु भी क्या है, एक वायु के अंदर गैसें मिली हुई है, तो सारी घुली हुई होते हैं। तो वायु भी एक क्या है, समांगी मिश्रण है, जिसके अंदर जो वायु की गैसें हैं वो घुली हुई होती है। और इनको पृथक करने की विधि कौन सी है, समांगी मिश्रण वायु को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। इसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, वायु के अंदर क्या करते हैं, देखो 2-3 चरण है इसके, वो बता रहा हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद में पढ़ें। तो सबसे पहले जो वायु होती है, और उस वायु के अंदर क्या करते हैं, दाब बढ़ाकर, या तो प्रेशर को दाब बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ाकर, या
तथा तापमान कम करके, तापमान को कम करके, या तो ताप बढ़ाओ या तापमान दाब बढ़ाकर तथा तापमान को कम करके वायु को क्या करते हैं, संपीड़न, संपीड़न का मतलब कंप्रेस्ड किया जाता है, इसको दबाया जाता है पूर्ण रूप से, संपीड़न तथा ठंडा करके, ठंडा करना। या एक तो प्रेशर को तो क्या करना है, बढ़ाना है, और टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है, ये ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा, संपीड़ित होगा तो वायुमंडल किस में बदल जाएगी, आपके द्रव्य वायु में, द्रव्य वायु में परिवर्तित होगी। पहले जो वायु थी उसके ऊपर अपन ने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को कम किया, दाब बढ़ाकर तापमान को कम करके अपन ने वायु को संपीड़न या ठंडा किया, तो वो किस में बदल गई, द्रव्य वायु में। और फिर इसको किस में डालते हैं, आपके प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन स्तंभ में, प्रभाजी आसवन स्तंभ में, स्तंभ में वायु, प्रभाजी आसवन स्तंभ में वायु को धीरे, वायु को क्या करते हैं, धीरे धीरे, वायु को धीरे धीरे, वायु को धीरे धीरे गर्म करना। पहले तो अपन ने क्या किया, इसको ठंडा किया, दाब बढ़ाया और तापमान कम करके इसको वायु को संपीड़ित किया और ठंडा किया, तो द्रव अवस्था में बदल गई वायु। फिर प्रभाजी आसवन विधि में स्तंभ में वायु को धीरे धीरे क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने से ये क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग क्वथनांक पर सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। तो इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, आपके अलग अलग क्वथनांक पर ये गैसें क्या हो जाएगी, अलग अलग भाग में परिवर्तित हो जाएगी आपके। जैसे एक भाग में जैसे ये ऑक्सीजन हो गई आपके, अलग हो गई, इसके अलावा ये आर्गन अलग हो गई, इसके अलावा ये आपके नाइट्रोजन अलग हो गई, ठीक है ना, नाइट्रोजन, और इनका क्या हो जाएगा, आपके क्वथनांक भी अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले तो क्वथनांक की बात करें अपन, तो क्वथनांक हो जाएगा आपके डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में इसका क्वथनांक होता है, ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो रहा है, ऑर्गन 186 डिग्री सेल्सियस पर अलग होता है, और नाइट्रोजन 196 सेल्सियस पर अलग हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो आयतन है वायु में प्रतिशत, वायु प्रतिशत आयतन रहता है आपके कितना, ये ऑक्सीजन तो होती है आपके पता, अभी बताया मैंने 20.9% रहती है, आर्गन होती है 0.9%, और नाइट्रोजन कितनी है आपके 78.1%, इस प्रकार से ये पाई जाती है। तो क्या किया अपन ने, इसको मिश्रण को वायु में जो गैसें घुलनशील है उनको कैसे अध्ययन करते हैं, जो वायु है वायुमंडलीय, उसके अंदर अपन ने दाब बढ़ाया, तापमान कम करके वायु को क्या किया, संपीड़ित किया, कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड करने से क्या हो जाएगा इसका, और ठंडा किया, तो द्रव अवस्था बदल जाएगी। फिर उसको प्रभाजी स्तंभ में वायु को धीरे धीरे अपन ने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर ये अलग अलग क्वथनांक पर ये वायु 100, ऑक्सीजन है जो किसके ऊपर 183 डिग्री सेल्सियस पर अलग होती है, क्वथनांक है ये, क्या है इसका क्वथनांक की कल बताई दी। इसके अलावा आर्गन है, वो हो जाएगी आपके 186 डिग्री सेल्सियस पर, नाइट्रोजन है वो 196 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगी, और वायुमंडल में जितनी मात्रा है इसकी है आपके 20.9%, इसकी है आपके 0.9%, और इसकी है 78.1%, तो ये अलग हो जाएगी। तो आज अपन ने पढ़ा, सबसे पहले कौन, ये मिटा दूँ आपके, समझ में आ गई होगी। आज अपन ने 4 विधियों के 2-3 विधियां पढ़ी। सबसे पहले तो पढ़ी क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद में पढ़ी, अब क्रोमेटोग्राफी के बाद में पढ़ी आसवन विधि। क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो काले रंग की स्याही के अंदर घुलनशील रंग को पृथक करने के लिए पढ़ा। आसवन के अंदर जल और एसीटोन के मिश्रण को अपन ने अलग किया, और प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अपन ने पढ़ा प्रभाजी आसवन के अंदर अपन ने पढ़ा
क्या किया, पहले तो पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने की पड़ा, पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने में, और इसके अलावा एक और पड़ी अपन ने प्रभाजी आसवन के अंदर घुलनशील गैसों के अंदर, है ना, प्रभाजी आसवन के अंदर वायुमंडलीय गैसों को पृथक करने की विधियां पढ़ी। तो ये 4 प्रकार की विधियों के बारे में आज की क्लास में अध्ययन किया। एक बार वापस आप किताब लेकर पढ़ें, समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो आप एक बार वीडियो को और देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, गुड लक। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपन और अध्ययन करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।